इमरान ब्लैक जीरो के साथ तहखाने में आ गया, जहां एक कमरे में जोसेफ एक स्ट्रेचर नुमा टेबल पर पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। ब्लैक जीरो ने उसकी गिजाई जरूरत के लिए उसे ड्रिप लगा रखी थी। जोसेफ जिस टेबल पर बेहोश पड़ा था वो लकड़ी का था और ब्लैक जीरो ने एहतियात के पेश नजर उसे बेल्ट से बांध रखा था। इमरान ने सबसे पहले जोसेफ की ड्रिप उतारी और फिर वो जोसेफ की नब्ज, उसके दिल की धड़कन और फिर उसकी आंखें खोलकर चेक करने लगा। जोसेफ की आंखें चढ़ी हुई थी। इमरान चंद लम्हे गौर से जोसेफ को देखता रहा, फिर यूं सर हिलाने लगा जैसे उसे जोसेफ की बेहोशी का सबब मालूम हो गया हो। उसने दाएं हाथ की उंगली मोड़कर हुक बनाया और हुक जोर से जोसेफ की पेशानी के दरमियानी हिस्से में मार दिया, लेकिन जोसेफ के जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। इमरान ने एक बार फिर हुक उसकी पेशानी पर मारा, मगर जोसेफ के जिस्म में मामूली सी भी जंबिश न हुई तो वो उसकी पेशानी पर जोर जोर से हुक मारने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने परेशानी के आलम में कहा। खामोश रहो। इमरान ने उसकी तरफ पलटकर इस कदर सर्द लहजे में कहा कि ब्लैक जीरो यकबारगी सर से पांव तक कांप कर रह गया। इमरान चंद लम्हे जोसेफ को गौर से देखता रहा, फिर उसने दोनों हाथों से जोसेफ की कनपट्टियों को मखसूस अंदाज में मसलना शुरू कर दिया। चंद लम्हे वो इसी तरह जोसेफ की कनपट्टियां मसलता रहा, फिर वो दोबारा जोसेफ के सर पर हुक मारने लगा। इस बार वो जोसेफ की पेशानी की बजाय उसके सर के मुख्तलिफ अतराफ में हुक मार रहा था, और फिर जैसे ही उसने जोसेफ के सर के दरमियानी हिस्से में हुक मारा तो यकलक जोसेफ को एक जोरदार झटका लगा। उसका जिस्म इस तरह से तड़पा था जैसे उसे जबरदस्त शौक लगा हो। ये देखकर इमरान की आंखों में चमक आ गई। उसने दोबारा जोसेफ के सर पर उसी जगह जर्ब लगाई जहां उसने पहले हुक मारा था। जोसेफ को फिर झटका लगा, मगर उसने आंखें नहीं खोली थी। इमरान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और तीसरी बार पहले से ज्यादा जोर से उसके सर पर हुक मारा तो जोसेफ के हलक से तेज चीख निकली और उसने यकलक आंखें खोलती, लेकिन उसकी आंखें जैसे जिंदगी की चमक से मफकूद थी। उसकी नाक और मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे स्टीम इंजन चल रहा हो। ये देखकर इमरान ने जोसेफ का सर पकड़ा और एक बार फिर उसकी कनपट्टियां मसलने लगा। जोसेफ होश में आओ। इमरान ने जोसेफ का सर पकड़कर उसे बुरी तरह से झंझोड़ते हुए कहा, मगर जोसेफ की आंखों में कोई चमक न उभरी थी। ये देखकर इमरान ने अपनी आंखें जोसेफ की आंखों में गाड़ दी। वो चंद लम्हे इसी तरह जोसेफ की आंखों में देखता रहा, फिर उसने जोसेफ के सर को जोर से हिलाया। जोसेफ होश में आओ। जोसेफ। इमरान ने उसकी आंखों में झांकते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जोसेफ की आंखें सुकड़ी और फिर पहल गई। होश में आओ जोसेफ। अपने जहन पर छाए हुए सिया पर्दे को हटाओ और मुझे देखो। मैं इमरान हूँ, मुझे पहचानो। इमरान ने उसकी आंखों में मुसलसल देखते हुए कहा। उसका लहजा बेहद सर्द और तेज था। इस मर्तबा जोसेफ को एक हल्का सा झटका लगा और दूसरे ही लम्हे उसकी बुझी हुई आंखों में जैसे जिंदगी की चमक आ गई। बॉस, उसके मुंह से निकला। जोसेफ होश करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जोसेफ का जिस्म यकलक कांपने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां फैल और सुकड़ रही थी, मगर शायद उसका शऊर नहीं जाग रहा था। जोसेफ, जोसेफ। इमरान बार बार उसे पुकार रहा था। फिर अचानक जोसेफ की आंखें फैल गई और वो इमरान को यक तक देखने लगा। गुड, खुद को संभालो जोसेफ, इमरान ने कहा। बॉस, मैं। जोसेफ के मुंह से थरथराती हुई आवाज निकली। होश में आओ जोसेफ। इमरान ने एक बार फिर जोसेफ की पेशानी पर हुक मारा तो इस बार जोसेफ के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई और फिर जैसे उसे होश आ गया। ये तुम हो बॉस, जोसेफ ने कहा। उसे अपनी असल आवाज में बोलते देखकर इमरान के चेहरे पर सुकून आ गया। हाँ जोसेफ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अपने शौर को जगाओ, वरना मैं तुम्हारे सर पर मगड़ों की अंधी नाखून बिठा दूंगा जो तुम्हारे सर पर सुर्ख अंडे देकर भाग जाएगी, और जब वो अंडे फूटेंगे तो उनसे गंडारा की अंधी बदरूहें बाहर निकल आएंगी जो तुम्हें भी हमेशा के लिए अंधा कर देंगी और तुम्हें अपने साथ गंडारा के सिया दलदलों में ले जाएगी। इमरान ने दुरुस्त लहजे में कहा तो जोसेफ का सिया चेहरा और ज्यादा सिया पड़ गया। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक पूरी तरह से सरायत कर गई थी। बॉस, फॉर गॉड सेक बॉस, अपने गुलाम जोसेफ द ग्रेट को इस कदर भयानक बददुआ ना दो। जोसेफ गंडारा की भयानक बदरूहों के नाम से भी कांपता है। जोसेफ ने होश में आकर यकलक कांपते हुए लहजे में कहा। उसे होश में आते देखकर ब्लैक जीरो के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इमरान ने जल्दी से उसके बेल्ट खोलने शुरू कर दिए। तो फिर उठो जोसेफ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, इमरान ने कहा। जोसेफ ने सर हिलाया और जल्दी से मेज से उतरकर खड़ा हो गया, जैसे उसे अगर एक लम्हे की भी देर हो गई तो वाकई उस पर गंडारा की बदबू टूट पड़ेगी। तेजी से खड़े होने की वजह से वो एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया, मगर फिर उसने खुद को जल्दी से संभाल लिया। गुड, अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भयानक गंडारा की बदरूह का रक्स ना दिखाऊं तो सामने दीवार के पास जाकर सर के बल खड़े हो जाओ और उस वक्त तक सर के बल खड़े रहो जब तक तुम्हारी आंखों के सामने से धुंध खत्म ना हो जाए। जाओ, इमरान ने कहा। जो हुकुम बॉस, जोसेफ ने बौखलाकर कहा और तेजी से सामने दीवार की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ फैलाकर जमीन पर टिकाए और फिर कलाबाजी खाने वाले अंदाज में उछला और दीवार के साथ उल्टा खड़ा हो गया।
क्या इस तरह जोसेफ शंकारा के तनु में अमल से निकल आएगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, शंकारा ने इसके लाशऊर को ऑफ कर रखा था। मैंने इसके लाशऊर को जगाने के लिए इसकी पेशानी पर ज़रबे लगाई थी। अब इसका लाशऊर और शऊर मुकम्मल तौर पर बेदार हो गया है। अब ये मिकाशो से दोबारा जोसेफ बन गया है, इमरान ने कहा। बहरहाल शुक्र है कि जोसेफ को होश आ गया है, वरना मैं इसके लिए वाकई मुतफक्किर था, ब्लैक जीरो ने कहा। अब उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। हाँ, शब दिजोर की नाखलफ औलाद, कुछ याद आया कि तुम्हें क्या हुआ था और तुम क्या क्या करते रहे थे? इमरान ने आगे बढ़कर जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। नहीं बॉस, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि सफदर मेरे पास एक लड़की को लाया था। उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो गंदी बदरू हो। मैंने सफदर को कहा था कि वो इस गंदी बदरू को ले जाकर किसी गहरे और पुराने कुएं में फेंक दे, मगर सफदर नहीं माना था। मुझे उस लड़की से बेहद घिन आ रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर उस लड़की को होश आ गया तो वो मुझे और सफदर को हलाक कर देगी। उसके जिस्म से मुझे शैतानी ताकतों की बू भी आ रही थी। सफदर ने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उस लड़की को खुद किसी गहरे और पुराने कुएं में फेंकने के लिए ले जाने लगा, जिस पर सफदर मेरे मुकाबले पर आ गया। मुझे उस लड़की के होश में आने से पहले उसे किसी गहरे और पुराने कुएं में फेंकना था, इसलिए मुझे मजबूरन सफदर पर हाथ उठाना पड़ा और फिर मैं सफदर को बेहोश करके उस लड़की को ले गया। मैं उस लड़की को बहुत दूर एक ज़रई फार्म की तरफ ले गया था, जहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक पुराना और गहरा कुआं होना चाहिए था, मगर वहाँ कोई कुआं नहीं था। मैं जब कुएं की तलाश में नाकाम होकर वापस कार की तरफ आया तो इस दौरान लड़की को होश आ चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, लड़की ने मावराई गंदी ताकतों को इस्तेमाल करके मेरे जहन पर अंधेरा फैला दिया। मैंने उस अंधेरे को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर कामयाब न हो सका था। उस तारीकी ने मेरे जहन पर इस हद तक कब्जा कर लिया था कि मैं अपने होश व हवास खो बैठा था। वो तारीकी अब मेरे जहन से खत्म हुई है, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने सिर्फ सफदर पर ही नहीं, मुझ पर भी हाथ उठाने की कोशिश की थी जोसेफ, इमरान ने कहा तो जोसेफ के जिस्म पर जैसे लर्जा सा तारी हो गया। नहीं बॉस, ये नहीं हो सकता। जोसेफ द ग्रेट मर तो सकता है, मगर अपने आका पर हाथ उठाने की जरूरत करे, ये नामुमकिन है बॉस, कतई नामुमकिन, जोसेफ ने लरजते हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे शंकारा के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। शंकारा का नाम सुनकर और ये जानकर कि वो शंकारा के ताबे रह चुका है, जोसेफ का रंग और ज्यादा सियाह हो गया था और उसने वाकई इस अंदाज में कांपना शुरू कर दिया था जैसे उसे जाड़े का बुखार हो। शंकारा, ओ ये कैसे हो सकता है बॉस? शंकारा की बदरूह तो सिया मूर्ति में कैद थी और वो सिया मूर्ति अफ्रीका के घने जंगलों में सामी गान कबीले वालों के कब्जे में थी। फिर वो जिंदा होकर यहाँ कैसे आ गई? और जोसेफ ने बुरी तरह से लरजते हुए कहा। मैं तुम्हें सारी तफसील बता चुका हूँ, अब बाकी के हालात तुम खुद मालूम करो। बुलाओ अपने विच डॉक्टर जोशुआ को, जो तुम्हें अपना बेटा कहता है और तुम्हें सब कुछ बताने की अहलियत रखता है। उससे तफसील मालूम करो और उससे ये भी पूछो कि हम इस बदबक बदरू से अपनी जान कैसे छुड़वा सकते हैं, इमरान ने कहा। फादर जोशुआ, ओ हाँ, मुझे वाकई शंकारा के लिए फादर जोशुआ से राब्ता करना पड़ेगा, जोसेफ ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि फादर जोशुआ शंकारा के सिलसिले में तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ बॉस, फादर जोशुआ विच डॉक्टरों का विच डॉक्टर है, उससे कुछ छुपा नहीं होता। खास तौर पर वो बदरूहों और शैतानी जरियतों के बारे में बहुत इल्म रखता है। वो हमेशा शैतानी जरियतों को फना करता आया है और बदरूहें तो उसका नाम सुनकर ही भाग जाती है, जोसेफ ने कहा। उल्टा होने की वजह से उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई थी, जैसे उसके जिस्म का सारा खून उसकी आंखों में सिमट आया हो। और फादर जोशुआ की रूह से मिलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इमरान ने उसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए कहा। फादर जोशुआ की रूह को बुलाने के लिए मुझे एक खास अमल करना पड़ेगा बॉस। एक अलग कमरे में जाकर मैं कमरे में हर तरफ घी के चिराग रोशन कर दूंगा। फिर मुझे अफ्रीकियों का मशहूर जोशुआ रक्स करना होगा। उसके बाद मुझे बुलंद आवाज में फादर जोशुआ को पुकारना होगा। तब फादर जोशुआ की मुकद्दस रूह मेरे सामने आ जाएगी और मैं उससे जो पूछूंगा वो मुझे बता देगी, जोसेफ ने कहा। और उसकी बातें सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो के होंठों पर मुस्कुराहटें आ गई। और ये अमल कितनी देर में पूरा होगा? इमरान ने पूछा। इसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हारे फादर जोशुआ की रूह से मैं और ब्लैक जीरो मिल सकते हैं या तुम्हारा अमल देख सकते हैं? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, ये मुमकिन नहीं है, जोसेफ ने जल्दी से कहा। क्यों? ये मुमकिन क्यों नहीं है? इमरान ने हैरान होकर कहा। फादर जोशुआ की रूह सिर्फ मुझे पहचानती है, वो मुझसे हमेशा अलग थलग मिलती है। अगर मेरे आसपास कोई हो तो वो मेरे सामने भी नहीं आती, जोसेफ ने कहा। ठीक है, तब तुम अकेले ही जाकर अपना अमल करो और फादर जोशुआ की रूह से पूछो कि शंकारा पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, और अगर वो इसी तरह आजाद रही तो वो हमारे लिए किस कदर परेशानी की बात बन सकती है।
इमरान ने कहा, ओके बॉस, मैं ये सब बातें पूछ लूंगा। जोसेफ ने कहा, क्या ये अमल तुम यही करोगे? इमरान ने पूछा, यस बॉस, अगर आप मुझे 1101 घी के चिराग मुहैया कर दे तो मैं ये अमल यही शुरू कर दूंगा। जोसेफ ने कहा, अरे बाप रे, 1101 घी के चिराग, और घी भी देसी ही हो, मारे गए। ताहिर भाई, क्या तुम्हारे अकाउंट में इतनी रकम होगी जिससे मैं इस शब्दिजोर की औलाद के लिए इतनी तादाद में घी के चिराग ला सकूं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ देखकर मसमसे से सूरत बनाते हुए कहा, अभी लाता हूँ। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा और फिर वो वहाँ से चला गया। जाहिर है दानिश मंजिल में घी के चिराग तो होने से रहे, इसलिए ब्लैक जीरो को बाहर जाना पड़ा था। तुम उस वक्त तक इसी हाल में रहोगे जब तक ब्लैक जीरो बाजार से चिराग और घी नहीं ले आता। मैं इतनी देर में एक दो जरूरी काम करके आता हूँ, इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ ने यस बॉस कहा तो इमरान तहखाने से निकलकर ऑपरेशन रूम में आ गया। उसने जूलिया को फोन करके हिदायत दी थी कि वो तमाम मेंबरान को अपने फ्लैट में बुला ले। एक्स्ट्रो उनके पास इमरान को भेज रहा है, वो जो कहे उन्हें उसके अहकामात की तामील करनी है। मेंबरान अब तक यकीनन जूलिया के फ्लैट में पहुंच चुके होंगे, लेकिन अभी चूंकि इमरान को यहाँ देर लग सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो मेंबरान को आगाह कर दे कि उसे आने में देर हो जाएगी। उसने जूलिया के फ्लैट में फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई रिस्पांस ना मिला तो वो कदरे परेशान हो गया। उसने फर्दन तमाम मेंबरान के नंबर मिलाए, मगर कोई उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। क्या मतलब, ये सब एक साथ गधे के सींगों की तरह कहाँ गायब हो सकते हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने चलने में तवक्कुफ के बाद तमाम मेंबरान को वॉइस ट्रांसमीटर पर कॉल की, मगर जवाब न दारद, जिस पर इमरान परेशान हुए बगैर न रह सका। उसे इस तरह तमाम मेंबरान के गायब होने का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ जा सकते हैं सब के सब? इमरान ने हैरानी से खुद कलामी करते हुए कहा। उसने कुछ सोचकर डायमंड क्लब फोन किया और डायमंड क्लब में मौजूद ब्लैक पैंथर से बात की। उसने ब्लैक पैंथर को हुक्म दिया कि वो फौरन जूलिया के फ्लैट में जाए और वहां से सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के बारे में मालूम करे। उसने कैप्टन हमजा को बताया था कि उसने सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को जूलिया के फ्लैट में जाने के लिए कहा था। उन्हें जूलिया के फ्लैट में होना चाहिए था, लेकिन अब जूलिया के फ्लैट से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और न ही उसका किसी मेंबर से वॉइस ट्रांसमीटर पर राब्ता हो रहा था। कैप्टन हमजा चूंकि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का एड्रेस नहीं जानता था, इसलिए इमरान ने उसे जूलिया का एड्रेस बता दिया था और उसे जल्द से जल्द दानिश मंजिल कॉल करने को कहा था कि वो इसकी रिपोर्ट चीफ को दे। तकरीबन 1 घंटे के बाद ब्लैक जीरो वापस आ गया। वो देसी घी का कंस्तर और लड़की की एक पेटी में मिट्टी के दिए भरकर लाया था। इमरान के कहने पर ब्लैक जीरो तहखाने से जोसेफ को बुला लाया और फिर वो दोनों कार की डिग्गी से सामान निकालकर तहखाने में ले जाने लगे। क्या बात है इमरान साहब, खासे उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। फारिग होने के बाद ब्लैक जीरो ने ऑपरेशन रूम में आकर इमरान के चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात देखते हुए कहा। तो इमरान ने उससे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गया। फिर कुछ देर बाद कैप्टन हमजा ने एक्स2 को रिपोर्ट देते हुए बताया कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान की कारें जूलिया की रिहाइशगाह की पार्किंग में मौजूद है, लेकिन जूलिया का फ्लैट खाली है। जूलिया का फ्लैट अंदर से लॉक्ड था। कैप्टन हमजा ने पहले कॉल बेल दी थी, लेकिन अंदर से जवाब न मिलने पर वो उसके फ्लैट की एक खिड़की तोड़कर अंदर चला गया था। फ्लैट में ऐसे आसार थे जैसे सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान वहाँ मौजूद रहे हो, मगर उनमें से अब वहाँ कोई भी मौजूद न था। इसका मतलब है शंकारा ने उन सबको गायब कर दिया है। कैप्टन हमजा की रिपोर्ट सुनकर इमरान ने होठ चबाते हुए परेशानी के आलम में कहा, शंकारा ने? क्या मतलब? सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का शंकारा से क्या ताल्लुक? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। बहुत गहरा ताल्लुक है प्यारे, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ बताए भी तो, ब्लैक जीरो ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। कुछ क्या, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले एक कप चाय पिला दो, इमरान ने कहा। ओह हाँ, चाय की तो मैं भी जरूरत महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी लाता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और उठकर ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने उठकर एक मशीन को ऑन किया और उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। मशीन से घू घू की आवाज निकली और उस पर लगे हुए मुख्तलिफ रंगों के बल्ब स्पार्क करना शुरू हो गए। ये वसी हैते अमल की ट्रांसमीटर मशीन थी, जिससे इमरान ट्रांसमीटरों की फ्रीक्वेंसियों से उनकी लोकेशन मालूम करने का काम लेता था। इस मशीन से ट्रांसमीटर का काम भी लिया जा सकता था। इमरान को मार्टिन ने जो फ्रीक्वेंसी बताई थी और उसे जिस ब्लैक गर्ल के बारे में बताया था, इससे इमरान को शक था कि वो ब्लैक गर्ल शंकारा ही हो सकती थी, क्योंकि ब्लैक ईगल के ग्रोह को जिस तरह ब्लैक गर्ल ने अपने अंडर किया था, ये काम सिर्फ पुर इसरार और मावराई कुवतों का मालिक ही कर सकता था और शंकारा में ये खूबियां बदर्जे उत्तम मौजूद थी। इमरान ने मार्टिन की बताई हुई फ्रीक्वेंसी मिलाई और जब दूसरी तरफ से खुद ब्लैक गर्ल ने उसकी कॉल रिसीव की तो उसकी आवाज सुनकर इमरान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो शंकारा ही की आवाज थी। इमरान ने जानबूझकर उससे जोसेफ के बारे में बात की कि वो बदस्तूर बेहोश है, जिस पर शंकारा ने उससे कहा कि उसका मिकाशो उसके जेर असर है, जब तक वो नहीं चाहेगी उसे होश नहीं आएगा।
शंकारा ने इमरान को अपने ठिकाने के बारे में बताते हुए कहा कि वो उसके मिकाशो को वहीं ले आए, जिस पर इमरान ने इनकार नहीं किया था। उसने जानबूझकर शंकारा से अपने साथियों के बारे में नहीं पूछा था। शंकारा की आवाज सुनकर उसने दिल ही दिल में एक प्रोग्राम बना लिया था, जिस पर अमल करके वो शंकारा तक पहुंचना चाहता था। फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और अपने प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद उसने एक बार फिर डायमंड क्लब फोन किया और कैप्टन हमजा को हिदायत देने लगा। इस दौरान ब्लैक जीरो चाय के 2 कप बना लाया था। एक कप उसने इमरान के सामने मशीन की साइड पर रख दिया था और दूसरा कप लेकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। कैप्टन हमजा को हिदायत देकर इमरान ने फोन बंद कर दिया। खैरियत, आपने ब्लैक पैंथर को अपने साथियों के साथ तैयार रहने का हुक्म दिया है। क्या उनके साथ आप कहीं एक्शन करना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, शंकारा ने मुझे अपने ठिकाने के बारे में बता दिया है। वहाँ ब्लैक ईगल्स का पूरा ग्रोह मौजूद है, जिनके साथ लामहला हमारा टकराव होगा। इसलिए मैंने कैप्टन हमजा को मुसल्लह अफराद के साथ तैयार रहने को कहा है। अब जरा जोसेफ अपने काम से फारिग हो जाए तो मैं अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल दूंगा। इमरान ने संजीदगी से कहा। कैसा प्रोग्राम? ब्लैक जीरो ने पूछा। कैप्टन हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक जूलिया के फ्लैट की पार्किंग में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान की कारें मौजूद है। फिर जूलिया के फ्लैट का दरवाजा भी अंदर से बंद था। कैप्टन हमजा जूलिया के फ्लैट की एक खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। उसने ड्राइंग रूम में चाय के कप देखे थे, जिनकी तादाद हमारे मेंबरान की तादाद जितनी थी। इसके अलावा कैप्टन हमजा ने कमरे के कालीन पर जूतों के दबाव के निशानात भी देखे थे, जिसका मतलब है कि वो सब वहीं थे। उसका कहना है कि उसे यूं महसूस हो रहा है जैसे वो सब कमरे से यकलंग गायब हो गए हों। और हाँ, कैप्टन हमजा ने एक बात और भी बताई है। इमरान कहता चला गया। वो क्या? ब्लैक जीरो ने बेख्तियार पूछा। जूलिया और मेम्बरान जिस ड्राइंग रूम में थे, वहाँ उसे मेम्बरान के मशीन पिस्टल गिरे हुए मिले हैं। वहाँ गोलियों के बेशुमार निशानात हैं, जो दीवारों और सोफों में हैं, जिसकी वजह से कैप्टन हमजा ने कहा था कि उससे यूं मालूम हो रहा था जैसे उन सब ने किसी पर एक साथ जबरदस्त फायरिंग की हो। लेकिन उसे वहाँ खून का मामूली धब्बा भी नहीं मिला था। इस कदर शदीद फायरिंग के बावजूद वहाँ कोई जख्मी नहीं हुआ था। अब तुम खुद सोचो कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान पागल तो नहीं है जो कमरे में मशीन पिस्टल से फायरिंग करते रहे हो और उनकी फायरिंग की आवाज कमरों से बाहर भी ना गई हो, और फिर इस कदर शदीद फायरिंग होने के बावजूद वहाँ खून का एक धब्बा भी ना हो। क्या यह हैरत अंगेज बात नहीं है? फिर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के मशीन पिस्टल्स का वहाँ पाया जाना, जूलिया के फ्लैट का अंदर से बंद होना और सबकी कारों का वहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि वो सब मावराई हालत का शिकार हुए हैं। उनके पास शंकारा गई थी। उन सब ने लामहला शंकारा पर ही फायरिंग की होगी, और शंकारा चूंकि मावराई सलाहियतें रखती है, इसलिए वो गोलियों का शिकार नहीं हुई होगी और शंकारा उन सबको लेकर गायब हो गई होगी। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और ब्लैक जीरो इमरान की जानिब ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे इमरान के दिमाग में खलल पड़ गया हो, जो इस साइंसी और जदीद दौर में इस कदर नाकाबिल यकीन और दकियानूसी बातें कर रहा हो। अगर आपको इतना ही यकीन है कि इमरान के अगवा के पीछे शंकारा का हाथ है, तो आप इसकी वजह भी यकीनन जानते होंगे कि शंकारा ने उन सबको अगवा क्यों किया है। ब्लैक जीरो ने कहा। शायद वो समझती है कि मैं इमरान की वजह से उसके साथ अफ्रीका के जंगलों में जाने और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, इमरान की बात सुनकर ब्लैक जीरो के मुंह से निकला। अब मुझे सिर्फ एक बात की ही फिक्र है। इमरान ने संजीदगी से कहा। किस बात की? ब्लैक जीरो ने जल्दी से पूछा। शंकारा ने जिस तरह अपनी पुरइसरार ताकतों से मेंबरान को अगवा किया है, मैं सोच रहा हूँ अगर उसने उन सबको इसी तरह अफ्रीका के जंगलों में या फिर किसी और जगह पहुंचा दिया हो जहाँ हमारी पहुंच ना हो, तो क्या होगा? इमरान ने कहा। उसके लहजे में कदरे तशवीश थी। ओ, ब्लैक जीरो के मुंह से निकला। शंकारा जैसी बदरू से कोई बैद नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। इमरान ने उसी अंदाज में कहा। क्या आप इन सब बातों पर यकीन रखते हैं? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसमें यकीन न रखने वाली कौन सी बात है? तमाम हालत तुम्हारे सामने है। शंकारा शैतानी जरियत की ऐसी ताकत है जिसके पास मावराई ताकतों की कोई कमी नहीं है। इमरान ने कहा। माफ कीजिएगा इमरान साहब, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ब्लैक जीरो ने अजीब सी नजरों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन क्या कुछ कहना चाहते हो तुम? इमरान ने चौंक कर पूछा। शंकारा के मामले में या तो आप खासे उलझे हुए हैं या फिर ब्लैक जीरो ने एक बार फिर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, जैसे असल बात कहने से वो घबरा रहा हो। उसकी बात सुनकर इमरान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। या फिर मैं शंकारा से खौफजदा हो गया हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद। ब्लैक जीरो ने मुस्कुरा कर कहा तो इमरान हंस पड़ा। अहमक, मैं उससे खौफजदा नहीं हूँ। मैंने एक नजरियाती बात की थी। मैं चाहता हूँ कि इस बार चूंकि हमारा मुकाबला किसी आम मुजरिमा से नहीं है, इसलिए हमें उसका खूब सोच समझकर मुकाबला करना होगा। हो सकता है इस बार मावराई ताकतों का मुकाबला हमें मावराई तरीके से करना पड़े। अब वो मावराई तरीका क्या होगा, ये तो हमें जोसेफ ही बता सकता है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया।
आपका क्या ख्याल है, क्या जोसेफ इस मामले में हमारे काम आएगा? ब्लैक जीरो ने कहा। वो जंगल प्रिंस है ब्लैक जीरो, और अफ्रीका की पुरइसरार सरजमीन की पुरइसरारियत उसमें रची हुई है। ऐसे मामलात में वो हमारी कई बार मदद कर चुका है। और फिर शंकारा के बारे में जो कुछ जोसेफ जानता है शायद ही कोई दूसरा जानता हो, क्योंकि शंकारा का ताल्लुक अफ्रीकी कबाइल से ही है। इमरान ने कहा। अब मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। वाकई इस अजीबोगरीब और पुरइसरार सिलसिले में जोसेफ ही हमारी मदद कर सकता है। ब्लैक जीरो ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। शुक्र है तुम समझे तो सही, वरना मैं तो ये समझने लगा था कि दानिश मंजिल में रहते रहते तुम्हारी दानिशी खत्म हो गई है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद इंटरकॉम की घंटी बजी तो इमरान और ब्लैक जीरो चौंक पड़े। ओ, लगता है जोसेफ ने अपना काम पूरा कर लिया है, इमरान ने कहा, और फिर उसने उठकर सामने दीवार पर लगा हुआ इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस जोसेफ, क्या ये तुम हो? इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ की थकी थकी आवाज सुनाई थी। गुड, कुछ मालूम हुआ? इमरान ने जल्दी से पूछा। यस बॉस, आप नीचे आ जाए, जोसेफ ने कहा तो इमरान की आंखों में चमक सी आ गई। ओके, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। क्या हुआ, क्या कहा है जोसेफ ने? ब्लैक जीरो ने पूछा। वो तहखाने में बुला रहा है, आओ, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ऑपरेशन रूम से निकलकर वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए तहखाने में आ गए, जहाँ जोसेफ एक कुर्सी पर बैठा गहरे गहरे सांस ले रहा था, जैसे वो दूर से दौड़ लगाकर आया हो। उसका सारा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, उसका सर झुका हुआ था। कमरे में हर तरफ दिए जल रहे थे और कमरे में तेज और अजीबोगरीब बू रजी हुई थी। जोसेफ, जोसेफ तुम ठीक हो? इमरान ने तेजी से जोसेफ की तरफ बढ़ते हुए कहा। यस बॉस, मैं ठीक हूँ, जोसेफ ने सर उठाकर धीमे से लहजे में कहा। उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी। लेकिन तुम्हारी ये हालत, इमरान ने उसकी जानिब तशवीश भरी नजरों से देखते हुए कहा। ब्लैक जीरो भी जोसेफ की तरफ मुताहुश नजरों से देख रहा था। जोसेफ के चेहरे पर जर्दी सी फैली हुई थी और उसका जिस्म हौले हौले लरज रहा था, जैसे उसके जिस्म में खून मौजूद न हो और उस पर शदीद नुकहत तारी हो गई हो। मुझे फादर जोशुआ की मुकद्दस रूह को बुलाने के लिए शदीद मेहनत करना पड़ी थी बॉस। मुझ पर चूंकि शंकारा का मनु साया पड़ चुका था, इसलिए फादर जोशुआ की रूह मेरे सामने नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे अपनी रगों से कुछ खून निकालना पड़ा था, जोसेफ ने कहा। तो इमरान और ब्लैक जीरो ने उसकी एक कलाई पर कट का निशान देखा, जहाँ से खून रिस रहा था। फर्श के दरमियान में काफी खून गिरा हुआ था, जो जोसेफ का ही था। ओ, ये तुमने क्या किया अहमक? ब्लैक जीरो, जल्दी जाओ, मेडिकल एड बॉक्स लाओ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बौखला कर पलटा और तेजी से उस कमरे के मुलहका कमरे में भागकर घुसता चला गया। चंद ही लम्हों में वो मेडिकल एड बॉक्स उठा लाया। उसने मेडिकल एड बॉक्स इमरान के सामने एक मेज पर रख दिया। इमरान ने जल्दी से बॉक्स खोला और उसमें से इंजेक्शंस, सिरिंज और ड्रेसिंग का सामान निकालने लगा। इमरान ने सबसे पहले जोसेफ के कट पर एक स्प्रे किया और फिर उसने जोसेफ के कट को स्टिचिंग करके ड्रेसिंग कर दी। फिर उसने जोसेफ को जल्दी जल्दी इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। घबराओ नहीं जोसेफ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें ताकत के इंजेक्शन लगा दिए हैं, अभी चंद ही लम्हों में तुम्हारी नुकहत दूर हो जाएगी, इमरान ने कहा। मैं ठीक हूँ बॉस, तुम फिक्र न करो, जोसेफ ने कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज उभरी। सीटी की आवाज सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो चौंक पड़े। ओ, किसी मेंबर के ट्रांसमीटर कॉल है, आप यहीं रुके, मैं सुनकर आता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और ब्लैक जीरो तेज तेज चलता हुआ कमरे से और फिर तहखाने से निकलता चला गया।